वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जो कल जेनेटिक्स की हमने वीडियो डाली थी इंट्रोडक्शन ऑफ जीन में, जहाँ तक मैंने आपको इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक जीन्स बता दिए थे, है ना, उसमें मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री जीन समझाए थे। आज उसी का जो इंटरजेनिक जीन्स का इंटरेक्शन है उसी का एक और पार्ट बचा था। मैंने कहा था हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, जो था एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस को हम देखते हैं कि एपिस्टेसिस क्या होता है। नॉन एलेलिक जीन जो होते हैं, जहाँ जीन का जो अलील्स का जो पेयर होता है, जब एक जीन जो है वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे या डोमिनेट कर जाए, तो इस तरह का इंट्रैक्शन एपिस्टेटिक इंट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, द इंट्रैक्शन बिटवीन नॉन एलेलिक जीन इन विच वन जीन इनहिबिट्स और सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, इट इज नोन एज epistatic interaction of gene. Epistasis is the phenomena where the effect of one gene is dependent on one or more modifier gene, that is genetic background, and it comes under intergenic interaction of genes. ठीक है, मतलब द टर्म, एक मिनट देख लेते हैं। द टर्म एपिस्टेसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स विच मीन्स टू से स्टैंड अबव। द जीन विच सप्रेसेस द अदर जीन एक्शन इज नोन एज एपिस्टेटिक फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर, एंड द जीन हुज एक्शन इज सप्रेस्ड इज नोन एज हाइपोस्टैटिक फैक्टर। देखिए क्या होता है कि जब कोई एलेलिक पेयर होता है जीन का, जहाँ एक जो जीन होता है वो दूसरे जीन को सप्रेस कर देता है, उसके एक्सप्रेशन को दबा देता है, तो ये इस तरह का जो इंट्रैक्शन है जहाँ एक का इफेक्ट दूसरे के इफेक्ट को सप्रेस कर दे, वो इंट्रैक्शन कहलाता है एपिस्टेसिस। ठीक है, और जो जीन जो है वो दूसरे जीन के इफेक्ट को दबाता है, वो दबाने वाला जीन जो है वो एपिस्टेटिक फैक्टर या एपिस्टेटिक जीन कहलाता है, और जो जीन दबता है वो हाइपोस्टैटिक फैक्टर या हाइपोस्टैटिक जीन कहलाता है। ठीक है, दबाने वाला एपिस्टेटिक जीन कहलाएगा और जो दबेगा वो इनहिबिटिंग या हाइपोस्टेटिक जीन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने इसे ड्रोसोफिला के आई पिगमेंट से समझाया है। इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स, इट इज़ अ फ्लाई एंड होमोजाइगस फॉर नल allele in any one of the gene. The pigment synthesizing pathway can be blocked and in an abnormal eye color will be produced. The allele essentially nullifies all the work of other gene, masking their contribution to the phenotype. ठीक है, मतलब इन्होंने बताया है कि ड्रोसोफिला का जो आई कलर होता है वो एक पर्टिकुलर पिगमेंट से कंट्रोल होता है। अगर वो पिगमेंट जो है उसका जीन एपिस्टेटिक हो तो जो आई कलर है वो उसका प्रोडक्शन सप्रेस हो जाता है। अ म्यूटेंट एलील ऑफ वन जीन इज एपिस्टेटिक टू अ म्यूटेंट एलील ऑफ अनदर जीन। एक जीन का जो अलील होता है वो अगर वो म्यूटेट हो जाए तो वो जो है वो एपिस्टेटिक हो जाता है दूसरे जीन के ऊपर। इफ इट कंसील्स द लेटर प्रेजेंस इन द जीनोटाइप, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अ रेसेसिव म्यूटेशन इन द सिनोबार जीन ऑफ द ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का जो सिनोबार जीन है उसके अंदर अगर म्यूटेशन हो तो ड्रोसोफिला का जो आई कलर है वो ब्राइट रेड हो जाएगा। रेसेसिव म्यूटेशन इन डिफरेंट जीन कॉजेज द आई टू बी वाइट, और उसी जीन में एक डिफरेंट म्यूटेशन जो होगा उससे आई कलर वाइट हो जाएगा। When both these mutations are made homozygous in the same fly, the eye color is white. जब दोनों ये म्यूटेशन होमोजाइगस हो जाए सेम फ्लाई के अंदर, तो जो आई का कलर होता है वो वाइट हो जाता है। वाइट म्यूटेशन इज एपिस्टेटिक टू सिनाबार म्यूटेशन, और जो वाइट म्यूटेशन है वो क्या है, एपिस्टेटिक होती है किस पे, सिनाबार म्यूटेशन पे। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म विच मेक्स द वाइट म्यूटेशन एपिस्टेटिक टू सिनाबार म्यूटेशन इज व्हेन द पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट ऑफ द वाइल्ड एलील ऑफ द वाइट जीन ट्रांसपोर्ट्स पिगमेंट इनटू ड्रोसोफिला आई। व्हेन दिस जीन इज म्यूटेटेड द ट्रांसपोर्टर पॉलीपेप्टाइड इज नॉट मेड। देखो क्या होता है कि जब जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिससे कि वाइट म्यूटेशन जो है वो सिनाबार म्यूटेशन के ऊपर एपिस्टेटिक होती है, वो कैसे होता है, तो व्हेन द पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट ऑफ द वाइल्ड टाइप allele of white gene transports pigment into Drosophila I, when this gene is mutated the transporter polypeptide is not made। और जब ये जो जीन है ये म्यूटेट हो जाता है वाइल्ड टाइप कलर का, तो जो ट्रांसपोर्टर पॉलीपेप्टाइड है जो पिगमेंटेशन कॉज कर रहा है उसका सिंथेसिस नहीं होता। ठीक है, जो सिनेबार म्यूटेशन जीन ड्रोसोफिला में होता है, जिनमें होमोजाइगस जीन है सिनेबार म्यूटेशन का, वो ब्राउन पिगमेंट नहीं बना पाती,
वो रेड पिगमेंट बनाती हैं, ठीक है। व्हेन दीज फ्लाइज आर ऑल्सो होमोसोगस फॉर वाइट पिगमेंट, द रेड पिगमेंट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द आई। और अगर ये फ्लाई में म्यूटेशन हो जाए और ये होमोजाइगस हो जाए वाइट म्यूटेशन के लिए, तो रेड कलर का जो पिगमेंट है वो बन नहीं पाएगा। कॉन्सिक्यूटिवली जो फ्लाइज है वो होमोजाइगस हो जाएंगी दोनों सिनाबार और वाइट म्यूटेशन के लिए, और फिर इनकी वाइट आइज हो जाएंगी, है ना। सिनेबार और वाइट दोनों के लिए अगर हो गई ये होमोजाइगस तो इनकी वाइट आइज हो जाएंगी, ठीक है। अब phenotype of one gene is influenced by the genotype of other, मतलब ये है कि एपिस्टेसिस में होता क्या है कि जो जीनोटाइप है, एक मतलब जो एलेलिक पेयर है वो दूसरे एलेलिक पेयर से प्रभावित होता है, ठीक है। एक पेयर अपने पड़ोस वाले पेयर से प्रभावित है और जो एक जीन है वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को यहाँ मास्क कर सकता है। जैसे उन्होंने ब्राउन और सीक्रेट आई कलर वाले जो हैं उनका क्रॉस किया, तो जो F1 जनरेशन आई वो उसमें तो वाइल्ड टाइप ही आएगा। उसके बाद जब F1 का सेल्फ क्रॉस किया तो वाइल्ड टाइप के 9 आए, फिर ब्राउन 3, सीक्रेट 3 और वाइट 3, तो यानी वही 9:3:3:1 का यहाँ पर रेशो आया। ये एक नॉर्मल एपिस्टेटिक आई कलर रेशो ड्रोसोफिला में है ना। तो यहाँ पर देखो जो एपिस्टेसिस है उसको हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रेसेसिव एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट डोमिनेंट, डुप्लीकेट रेसेसिव, पॉलीमेरिक जीन इंट्रैक्शन और डोमिनेंट इनहिबिटरी। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखना है कि मेंडेलियन रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1, जैसा ऊपर बताया था मैंने। और जितने भी एपिस्टेसिस है सब में ये फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ये जो फिनोटिपिक रेशियो है ना, ये पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, रेसेसिव का क्या है, डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस है तो इसका रेशियो क्या है, डुप्लीकेट रेसेसिव का क्या है, पॉलीमेरिक का क्या है और डोमिनेंट इनहिबिटरी का क्या है। सभी का जो फिनोटिपिक रेशियो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है ना। अब डोमिनेंट एपिस्टेसिस देख लें। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होता है, जो डोमिनेंट एलील ऑफ वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द एलील ऑफ द अनदर जीन, दैट इज नोन एज डोमिनेंट एपिस्टेसिस। जो डोमिनेंट जीन होगा वही जो है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क करेगा। इफ एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स, मतलब डोमिनेंट जीन ही दूसरे वाले जीन के रेसेसिव जीन के एक्सप्रेशन को यहाँ पे दबा देगा। जो नॉर्मल प्रोसेस थी वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स 1 or 2 कॉपी ऑफ द डोमिनेंट एलील, दे विल हैव द सेम ट्रेट। इन अदर वर्ड्स, द एक्सप्रेशन ऑफ वन डोमिनेंट और रेसेसिव एलील इज मास्क्ड बाय अनदर डोमिनेंट जीन। यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक डोमिनेंट जीन भी है और उसके ऊपर कोई एपिस्टेटिक डोमिनेंट जीन आ गया तो वो डोमिनेंट जीन के एक्सप्रेशन को भी मास्क कर जाएगा और रेसेसिव को तो करेगा ही। इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल एपिस्टेसिस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि फ्रूट कलर है समर स्क्वैश का। देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट कलर इन द क्यूकम्बर। वाइट, आपने देखा होगा खीरे के जो होते हैं वाइट, येलो और ग्रीन, 3 तरह के कलर होते हैं। वाइट कलर इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन W एंड येलो कलर इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन G। वाइट इज डोमिनेंट ओवर बोथ येलो एंड ग्रीन, येलो और ग्रीन दोनों के ऊपर वाइट जो है वो डोमिनेंट है। ग्रीन फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड इन रेसेसिव कंडीशन। ग्रीन कब बनेगा, जब पूरी होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है। अ क्रॉस बिटवीन प्लांट विथ वाइट एंड येलो फ्रूट प्रोड्यूस F1 में पूरे वाइट फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जब F1 की इंटरमेटिंग होगी तो प्रोड्यूस फ्लावर्स विथ वाइट, येलो, ग्रीन। रेशो आना चाहिए जो 9:3:3:1, लेकिन जो रेशो आता है F1 जनरेशन का वो 12:3:1 आता है। हियर W इज डोमिनेंट टू स्मॉल w, है ना, विच इज एपिस्टेटिक टू अलील G एंड G। मतलब G किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, येलो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना, और जो स्मॉल G है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो W है वो वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जो वाइट है वो एपिस्टेटिक हो जाता है और सभी के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है। इसलिए जो F2 प्लांट्स आते हैं वो 9/16, फिर 3/16, ये जो रेशो मतलब 9:3:3:1 आना चाहिए, उसकी जगह डोमिनेंट एपिस्टेसिस होने के कारण रेशो क्या आता है F2 जनरेशन का 12:3:1। ठीक है, रेशो याद रखिएगा 12:3:1, है ना। इसी तरीके से जो स्किन कलर है माइस का और सीड कोट का कलर है बार्ली में, उसमें भी इस तरीके का इनहेरिटेंस, इस तरीके का जो एपिस्टेसिस है डोमिनेंट एपिस्टेसिस वो रिपोर्ट किया गया, है ना।
यहाँ आप देखोगे वाइट और येलो फ्रूट को क्रॉस किया तो F1 जनरेशन पूरी वाइट आई। जब वाइट फ्रूट की F1 जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग की गई, सेल्फ मेटिंग कराई गई, तो वाइट फ्रूट जो है जिनमें भी कैपिटल W है वो वाइट फ्रूट को डिनोट कर रहे हैं, और जिनमें भी कैपिटल Y है वो येलो को, कैपिटल G वाले जो है वो ग्रीन को डिनोट करने चाहिए। नॉर्मल रेशो मेंडेलियन रेशो आना चाहिए था 9:3:3:1, लेकिन उसकी जगह रेशो क्या आ गया 12:3:1 का जो रेशो है वो यहाँ प्रोड्यूस हुआ। ये याद रखिएगा रेशो। फिर रेसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है, मतलब डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जो डोमिनेंट जीन है उसने ही डोमिनेट किया और एक्सप्रेस कर दिया। जो डोमिनेंट एपिस्टेटिक जीन होगा वो किसी साधारण डोमिनेंट जीन को भी रिप्रेस करने की, सप्रेस करने की पावर रखता है। रेसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है, इट इज द फिनोमेना इन विच एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन पेयर इज डिपेंडेंट अपॉन द अनदर जीन पेयर। एक जीन पेयर का जो एक्सप्रेशन है वो दूसरे जीन पेयर पे डिपेंड करेगा। वन जीन म्यूट्स बी टर्न्ड ऑन फॉर अनदर जीन टू बी एक्सप्रेस्ड। एक जीन का जो एक्सप्रेशन है वो म्यूट हो जाता है और दूसरा जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है। 3 फिनोटाइप्स रिजल्ट फ्रॉम रेसेसिव एपिस्टेसिस। रेसेसिव एपिस्टेसिस से 3 फिनोटाइप रिजल्ट करते हैं जिनका रेशो 9:3:4 होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो माइस का फर कलर है। माइस में 3 तरह के कलर पाए जाते हैं। एगाउटी जो है वो डोमिनेंट है। अगर ए कलर माइस का होता है तो एगाउटी कलर होता है। अगर ए कैपिटल ए स्मॉल ए है तब भी एगाउटी होता है। और ब्लैक जो है वो रेसेसिव है। छोटा ए है तो ब्लैक कलर होगा। दीज फिनोटाइप्स हाउएवर कैन बी एक्सप्रेस्ड इफ अनदर जीन पेयरिंग इज टर्न्ड ऑन। और ये तभी एक्सप्रेस होंगे फिनोटाइप जब दूसरी जो जीन पेयरिंग है वो भी होगी। द एक्सप्रेशन ऑफ द पिगमेंटेशन इज डिटरमाइंड बाय अनदर जीन पेयरिंग। दूसरी जीन पेयरिंग जो होती है उससे एक्सप्रेशन डिटरमाइन होगा। इफ अ सेकेंड जीन पेयरिंग फॉर कलरेशन इज प्रेजेंट, कैपिटल C और कैपिटल C स्मॉल c, दी अगाउटी और ब्लैक फर कलर विल बी एक्सप्रेस्ड। अगर ये ए के साथ में कैपिटल C या एक कैपिटल C एटलीस्ट होगा तो अगाउटी कलर एक्सप्रेस होगा। जैसा कल मैंने कॉम्प्लीमेंट्री जीन में बताया था ना कि अगर एक भी कैपिटल P होगा तब जाके वो W एक्सप्रेस होगा, वैसा ही यहाँ पर होगा कि अगर कैपिटल A के साथ में या कैपिटल A स्मॉल a के साथ में कैपिटल C या कैपिटल C स्मॉल c होगा तो ही अगाउटी या ब्लैक कलर एक्सप्रेस होगा। इफ द रेसेसिव कलरेशन जीन पेयरिंग स्मॉल c इज प्रेजेंट, द एक्सप्रेशन ऑफ द अगाउटी और ब्लैक फर कलर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इवन दो इट इज प्रेजेंट। इन दिस केस द माउस विल बी एल्बिनो। और अगर ये रेसेसिव कंडीशन में स्मॉल c प्रेजेंट हुआ और एक भी जगह कैपिटल C या कैपिटल A नहीं है तो न ही कलर जो है वो ब्लैक होगा और न ही कलर जो है वो expression of the agouti or black color cannot be expressed. In this case the mouse will be albino. ना agouti होगा, अगर खाली स्मॉल c है तो ना वो agouti होगा माउस का कोट और न ही ब्लैक होगा। ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, एल्बिनो हो जाएगा, है ना। यानी ये जो स्मॉल सी है इसने मास्क कर दिया दूसरों के एक्सप्रेशन को, और दूसरा जो अलील था वो प्रेजेंट नहीं था। कैपिटल सी या कैपिटल ए ये कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, इसलिए स्मॉल सी ना अगाउटी बन पाया ना ब्लैक बन पाया। क्या बन गया, एल्बिनो बन गया। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है वो रेसेसिव एपिस्टेसिस कहलाता है, जहाँ एक जीन का जो एक पेयर का जो एक्सप्रेशन है वो दूसरे पेयर के एक्सप्रेशन को प्रभावित करता है ना। ये इसका जो क्रॉस है ये भी देख लीजिएगा, वही बता रहा है। और इसका रेशो ज़रूर याद रखिएगा, सभी के रेशो ऊपर दिए हैं। 9:3:4 इसका रेशो होता है, वो ज़रूर याद करिएगा। रेसेसिव एपिस्टेसिस का रेशो पूछ लिया जाता है। देन आता है डुप्लीकेट डोमिनेंट। डुप्लीकेट टाइप ऑफ एपिस्टेसिस डिपेंड्स अपॉन 2 लोकाई। व्हेन देयर इज अ डोमिनेंट अलील मास्किंग द एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव अलील एट 2 लोकाई, दिस इज नोन एज डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस और डुप्लीकेट जीन एक्शन। डुप्लीकेट टाइप का जो एपिस्टेसिस होता है वो 2 लोकाई पर डिपेंड करता है। जब कोई डोमिनेंट अलील दूसरे रेसेसिव अलील को 2 लोकाई के ऊपर उसके एक्सप्रेशन को मास्क करता है, उसके एक्सप्रेशन को रोकता है, तो ये डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाता है। इसका जो एग्जांपल है वो ऑन कलर राइस के अंदर देखा गया है। डेवलपमेंट ऑफ ऑन कलर इन राइस इज कंट्रोल्ड बाय 2 डोमिनेंट डुप्लीकेट जीन। 2 डोमिनेंट डुप्लीकेट जीन होते हैं ए और बी, जिनके डेवलपमेंट जो कि ऑन कलर डेवलपमेंट राइस
लाइट्स में कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑनलेस कलर डेवलप्स ओनली व्हेन बोथ दीज जीन्स आर इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। अगर ये दोनों जीन जो हैं ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हैं, ए बी बी, तो ऐसे कलर में ऑनलेस कंडीशन डेवलप होगी। अ क्रॉस बिटवीन ऑन्ड एंड ऑनलेस स्टेन प्रोड्यूसेस ऑन्ड F1 प्लांट्स। F1 जनरेशन जो आएगी, अगर ऑन प्लांट और ऑनलेस प्लांट में क्रॉस होगा तो जो F1 जनरेशन आएगी वो ऑन्ड आएगी, है ना। Intermating of F1 plants produced on and onless plants in 15:1 ratio in F2 जनरेशन। ठीक है, और अगर इंटरमेटिंग कर दी F1 की तो जो रेशो आएगा वो 15:1 का आएगा। क्यों? क्योंकि जो अलील A है इट इज़ एपिस्टेटिक टू BB। अलील इन ऑल द प्लांट्स हैविंग अलील A विल डेवलप ऑन, जिसमें भी कैपिटल A है वो ऑन डेवलप होंगे, है ना। अनदर डोमिनेंट अलील B इज एपिस्टेटिक टू अलील AA, और अगर कैपिटल B है तो वो AA पर एपिस्टेटिक है। एंड इंडिविजुअल विद दिस अलील विल ऑल्सो डेवलप ऑन कैरेक्टर, और जितने इंडिविजुअल में कैपिटल B जीन है वो भी ऑन कैरेक्टर डेवलप करेंगे। हेंस इन F2 जनरेशन प्लांट्स विथ AB, जो AB कॉम्पोजिशन के प्लांट है वो 9/16, BB वाले 3, फिर कैपिटल B वाले 3/16, दे विल डेवलप ऑन एंड दी ऑनलेस कंडीशन विल डेवलप ओनली इन डबल रेसेसिव। ऑनलेस किस में होंगे? केवल जिसमें डबल रेसेसिव कंडीशन है, यानी छोटा है छोटा भी है जीनोटाइप का, जो कि 1/16 होगा। इन दिस वे टू क्लासेस ऑफ प्लांट्स आर डेवलप्ड इन द नॉर्मल डायहाइब्रिड सेग्रीगेशन रेशो। जो नॉर्मल रेशो आना चाहिए था 9:3:3:1, वो इस डोमिनेंट एपिस्टेटिक म्यूटेशन के कारण बदल के क्या हो गया? 15:1 हो गया। ठीक है, और जो ऑन्ड प्लांट्स हैं और ऑनलेस प्लांट है, कहने का मतलब है कि वो इस एपिस्टेसिस से मॉडिफाई होके चेंज हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर जो रेशो है वो 15:1 हो जाएगा। ये इसका क्रॉस है। F1 जनरेशन आप देख रहे हो ऑन्ड आएगी पूरी, और जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग कराई जाएगी तो 15:1 का जो रेशो है वो आ जाएगा, और 9:3:3:1 का रेशो मॉडिफाई हो जाएगा। इसी प्रकार से डुप्लीकेटिव recessive, if the recessive allele masking the expression of dominant allele at two loci, it is known as duplicative recessive। ठीक है, यदि जो ये डुप्लीकेटिव डोमिनेंट था, है ना, दो अगर पोजीशन के ऊपर डोमिनेंट जीन जो है वो एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा था दो लोकाय पर, तो वो जो है डुप्लीकेटिव डोमिनेंट था। और जब कोई रेसेसिव अलील दूसरे डोमिनेंट अलील को दो लोकाय पे मास्क करेगा, जब डोमिनेंट रेसेसिव को मास्क कर रहा था दो लोकाय पे तो वो डुप्लीकेटिव डोमिनेंट था। अब रेसेसिव मास्क करेगा डोमिनेंट अलील को दो लोकाय पे तो वो डुप्लीकेटिव रेसेसिव एपिस्टेसिस कहलाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन भी कहलाता है, बिकॉज बोथ द जीन्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर फॉर द करेक्ट फिनोटाइप टू बी प्रेजेंट। दोनों जीन्स की ज़रूरत होती है करेक्ट फिनोटाइप के लिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन जैसा ही एग्जाम्पल है, जैसा मैंने आपको कल कॉम्प्लीमेंट्री जीन में समझाया था ना, इसका एग्जाम्पल भी वही दिया है, फॉर फ्लावर कलर इन स्वीट पी। वहाँ पर क्या हो रहा था, मैंने कल पूरा आपको समझाया था कि अगर वाइट और पिंक का क्रॉस होगा तो जो फर्स्ट जनरेशन आएगी वो आएगी पर्पल फ्लावर की, और पर्पल की सेल्फिंग करेंगे तो जो कॉम्बिनेशन आएगा हमारे पास में वो 9:7 का आएगा F2 जनरेशन में। जो रेशियो जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा यहाँ पे, और जो रेसेसिव अलील है यहाँ एपिस्टेटिक हो जाएगा, वो BB को अलील जो है मास्क दी एक्सप्रेशन ऑफ दीज अलील्स। जो अलील है यहाँ पर वो मास्क कर देगा, रेसेसिव अलील जो है वो मास्क कर देगा दूसरे के एक्सप्रेशन को। और मेन आप क्रॉस कर बस ये याद रखिएगा कि जो रेशो आएगा वो 9:7 का आएगा। मेन बात आपको ये याद रखनी है कि डुप्लीकेट डोमिनेंट में जो डोमिनेंट जीन है वो सप्रेस करेगा दूसरे जीन के दो लोकाय पर रेसेसिव जीन के एक्सप्रेशन को, और रेसेसिव में जो रेसेसिव अलील होगा वो डोमिनेंट अलील को मतलब मास्क करेगा उसके एक्सप्रेशन को दो लोकाय पे। जब दो लोकाय पे डोमिनेंट जीन मास्क करेगा एक्सप्रेशन को तो डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहलाएगा, और जब दो लोकाय पे रेसेसिव जीन मास्क करेगा जीन के एक्सप्रेशन को तो वो डुप्लीकेट रेसेसिव कहलाएगा, है ना। वाइट की कलर का जो स्वीट पी, कल मैंने कॉम्प्लीमेंट्री जीन के केस में एग्जाम्पल दिया था,
सेम वही एग्जाम्पल है। रेशो जो है वो याद रखिएगा 9:7 होता है। देन पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन को, पॉलीजेनिक जीन इंटरेक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, टू डोमिनेंट एलील हैव द सेम इफेक्ट व्हेन दे आर सेपरेट बट दे प्रोड्यूस एन इनहेंस इफेक्ट व्हेन दे कम टुगेदर। जब ये दो कोई भी पॉलीजेनिक जीन अगर साथ में आ जाते हैं तो उनका जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, बढ़ जाता है। इस तरह का जो जीन इंटरेक्शन है वो पॉलीमेरिक जीन इंटरेक्शन कहलाता है। द जॉइंट इफेक्ट ऑफ टू अलील अपीयर टू बी एडिटिव और क्यूमुलेटिव। जो जॉइंट इफेक्ट होता है दो अलील का वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है और इकट्ठा हो जाता है, बट ईच ऑफ द जीन दे शो कंप्लीट डोमिनेंस, और दोनों कंप्लीट डोमिनेंस दिखाते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ एडिटिव इफेक्ट जीन्स शो लैक ऑफ डोमिनेंस। एडिटिव इफेक्ट के केस में वो डोमिनेंस जो है वो नहीं दिखाते हैं, डोमिनेटिंग नेचर नहीं शो करते हैं, लेकिन जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है उसमें वो डोमिनेंट, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि जब कोई दो डोमिनेंट एलील एक साथ आते हैं तो वो अलग अलग इफेक्ट दिखाते हैं, और जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक तीसरा ही डिफरेंट इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल फ्रूट शेप है समर स्क्वाश में, जिसमें कि डिस्क, स्पेरिकल और लॉन्ग, 3 टाइप के शेप होते हैं। जो डिस्क शेप है वो ए और बी डोमिनेंट जीन से रेगुलेट होता है। स्पेरिकल जो है वो आइदर ऑफ द डोमिनेंट एलील, एक भी हो तो स्पेरिकल शेप हो जाएगा, और जो स्पेरिकल शेप है और जो लॉन्ग शेप्ड फ्रूट्स हैं वो पूरी कंप्लीट होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन से गवर्न होते हैं। अगर एक क्रॉस हो डिस्क और लॉन्ग के बीच में तो जो F1 जनरेशन आएगी उसमें डिस्क शेप फ्रूट्स आएंगे, लेकिन जब F1 जनरेशन की इंटरमेटिंग होगी तो जो फ्रूट्स का रेशो होगा वो 9:6:1 हो जाएगा, और जो नॉर्मल मेंडेलियन रेशो होता है 9:3:3:1 वो मॉडिफाई होकर 9:6:1 आ जाएगा, है ना। मतलब कि डिस्क शेप फ्रूट्स जो होंगे वो 9, देन स्पेरिकल फ्रूट 6, और जो लॉन्ग फ्रूट होगा वो केवल 1 होगा। तो इस तरह का म्यूटेशन जहाँ एक जो पेयर है वो अकेले कुछ इफेक्ट दे और दो के साथ मिलकर कुछ इफेक्ट दे, इस तरीके का जो एपिस्टेसिस होता है वो पॉलीजेनिक जीन इंटरेक्शन कहलाता है ना। और देन इसी टाइप में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो नेक्स्ट है वो डोमिनेंट इनहिबिटरी है। इस तरह के एपिस्टेसिस में एक डोमिनेंट एलील एक लोकस पे प्रेजेंट होगा एंड इट कैन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रेसेसिव। ये दोनों डोमिनेंट और रेसेसिव के एक्सप्रेशन को मास्क कर सकता है, जो कि सेकेंड लोकस पे प्रेजेंट है। ओके, एक लोकस पे प्रेजेंट डोमिनेंट एलील जो है वो दूसरे लोकस पे प्रेजेंट डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों के ही एक्सप्रेशन को क्या कर सकता है, मास्क कर सकता है। इस तरह का एक्सप्रेशन इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन कहलाएगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट राइस में जो प्रोड्यूस होता है उसका एग्जाम्पल है। ग्रीन कलर जो प्लांट का इट इज़ गवर्न बाय आई जीन विच इज़ डोमिनेंट ओवर पर्पल कलर। आई जीन से गवर्न होने वाला एक कलर पर्पल कलर पे डोमिनेंट है। पर्पल कलर इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन कैपिटल पी। पर्पल कलर जो है वो डोमिनेंट जीन कैपिटल पी से गवर्न होता है। जब हम दोनों IIPP इसमें जो ग्रीन और पर्पल के बीच में क्रॉस कराएंगे तो जो F1 जनरेशन आएगी वो ग्रीन आएगी, और F1 जनरेशन की इंटरमेटिंग से जो ग्रीन और पर्पल का रेशो आएगा वो 13:3 आएगा, यानी कि जो नॉर्मल मेंडेलियन रेशो है वो चेंज होके मॉडिफाई होके 13:3 का हो गया। जहाँ जो अलील आई है वो एपिस्टेटिक है अलील कैपिटल P और छोटे p पे, हैंस F2 प्लांट्स जो हैं IP के रेशो से वो डिस्टर्ब होके यहाँ पर जो I जीन होगा इट विल मास्क द इफेक्ट ऑफ P और स्मॉल p, एंड प्लांट्स विद I कैपिटल P वो भी कैसे हो जाएंगे, पर्पल हो जाएंगे, क्योंकि I यहाँ पर एब्सेंट है। तो आपको रेशो मेनली याद रखना है कि रेशो जो है वो चेंज होके 13:3 का हो जाएगा। ठीक है, ये था एपिस्टेसिस, और आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।